गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया चाइना टाइज। तो हमारे अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने अभी ये जो है ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ चाइना स्टडीज़ को एड्रेस करते हुए इंडिया चाइना के जो रिलेशंस है उसके बारे में बात की और बताया कि उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात की उन्होंने, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दिया। तो हम देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि 2020 से पहले जो गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ है उससे पहले जो इंडिया और चाइना के रिलेशन थे उसमें कोऑपरेशन भी था और कंपटीशन भी था। ठीक है, कोऑपरेशन कहाँ पे था? वो कहते हैं कि जिससे जो डेवलपमेंट या इकोनॉमिक इश्यूज थे, जैसे आपको पता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंडिया और चाइना का जो जो स्टैंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अज्यूम करनी चाहिए। फिर हम डब्ल्यूटीओ के अंदर भी, क्योंकि जो जहाँ पर इकोनॉमिक ट्रेड की बात आती है तो हम फ्री ट्रेड की बात करते हैं। फिर हम एग्रीकल्चर के ऊपर भी हमारा सेम स्टैंस है डब्ल्यूटीओ में। तो वो कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर हमारा सेम स्टैंस रहता था, और प्लूरीलैटरल जो ग्रुप्स होते थे जो जैसे डब्ल्यूटीओ है, यूएन है, उसमें भी हमारा जो एक तरह से जो स्टैंस था वो सिमिलर रहता था। ठीक है, कंपटीशन भी था, आपको पता है कि हम कम्पीट भी कर रहे हैं चाइना के साथ वर्ल्ड स्टेज पे अलग अलग जगह पर। साउथ एशिया में भी कर रहे हैं, अफ्रीका में भी कर रहे हैं, और भी अलग अलग एरियाज़ में, इवन अब तो बॉर्डर तक पे भी आ गया है वो जो एक तरह से कंपटीशन है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो हम उनके साथ कम्पीट भी कर रहे हैं और कोऑपरेट भी कर रहे थे 2020 से पहले। फिर चेंज क्या हुआ है 2020 में? वो कह रहे हैं कि ईएएम जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि पीस और ट्रैंक्विलिटी जो थी बॉर्डर पे, उसको ब्रीच करना जो था वो एक चेंज ले आया लास्ट ईयर। कह रहे हैं कि पिछले 1975 से लेके 2020 तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो हमारा बॉर्डर था वो पीसफुल ना रहा हो। ठीक है, तो मतलब तब तक वो पीसफुल रहा है, लेकिन जो इस बार एक्शन हुआ है वो अब जो है एक तरह से बहुत बड़ा चेंज ले आया है। और जो अब हमने चॉइसेस मेक की हैं, जो चाइना ने और इंडिया दोनों ने जो चॉइसेस मेक की हैं, उससे जो रिपरकशंस हैं वो दोनों कंट्रीज़ को ही नहीं, सिर्फ पूरे वर्ल्ड को उस पे वो उसके जो एक तरह से इफ़ेक्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड को मिलेगा उसका इफ़ेक्ट। ठीक है, भुगतना पड़ेगा या जो भी आप सोच सकते हो। अब वो कह रहे हैं कि आज तक चाइना इंडिया को ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया है रिसेंटली, जो 2020 से खासकर हुआ है ये ट्रेंड, कि वो इतने ज़्यादा ट्रूप्स जो है वो बॉर्डर एरियाज़ पे क्यों लेकर आ रहा है। ठीक है, क्यों लेकर आना शुरू कर दिया? आपने देखा है ना, तिब्बत के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रूप्स अपने अमास करने शुरू कर दिए हैं। तो दे हैव नॉट बीन एबल टू एक्सप्लेन वाई दे हैव स्टार्टेड अमासिंग दीज ट्रूप्स इन दिस रीजन। ठीक है, अब डिफरेंसेस की भी बात की उन्होंने। उन्होंने बोला कि 2010 में स्टेपल्ड वीज़ा का एक तो इशू आ गया था। जम्मू एंड कश्मीर के जो हमारे सिटीजन्स थे उनको स्टेपल्ड वीज़ा देना शुरू कर दिया था चाइना ने। फिर चाइना जो है इंडिया के कुछ मिलिट्री कमांड्स हैं, जैसे कि हमारे जो नदन आर्मी के कमांडर थे, उनको जो है एड्रेस करने से, उनके साथ एंगेज करने से चाइना ने रिफ्यूज़ कर दिया था बिकॉज ऑफ हिज रेजिडेंसी, बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल रेजिडेंसी। तो जो है चाइना ने ये भी अपोज़ किया था कि जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है हमारा, एनएसजी की मेंबरशिप को भी अपोज़ करता है चाइना। फिर यूएनएससी में हमारी परमानेंट सीट को भी अपोज़ करता है। टेररिस्ट जो है पाकिस्तान में, उनको भी ब्लॉक करता है यूएन में ब्लैकलिस्ट करने से। फिर चाइना पाकिस्तानी जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको भी जो है वो एक तरह से इनिशिएट कर चुका है, एंड विच वायलेट्स द सोवरेनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है कि चाइना जो है, उन्होंने तो अपना बॉर्डर बहुत ज़्यादा जो बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा बना लिया था, लेकिन जब इंडिया बनाने लगा, इंडिया वॉज फोर्स टू फिल दिस इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जो है सिंस 2014। तब जो है चाइना जो है इस चीज़ के अगेंस्ट हो गया कि वाई इंडिया इज़ मेकिंग सो मच इंफ्रास्ट्रक्चर नियर द बॉर्डर एरियाज, और इतनी फास्ट ट्रैक मोड पे इंडिया ने इतनी जल्दी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैप था उसको पूरा करा है। तो चाइना जो है उसको प्रॉब्लम हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है इस चीज़ का, कैसे इस रिलेशन को सुधारा जा सकता है। उन्होंने 3 म्यूचुअल्स दिए हैं और 8 ब्रॉड प्रोपोजिशंस दिए हैं। ठीक है, 3 म्यूचुअल्स क्या है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी और म्यूचुअल इंटरेस्ट। और ब्रॉड प्रोपोजिशंस क्या दिए हैं? उन्होंने बोला जितने एग्रीमेंट्स किए जाते हैं उसको ठीक से उसका पालन किया जाना चाहिए, उसको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना चाहिए, और
रिस्पेक्ट करनी चाहिए LAC की, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। फिर जो पीस और ट्रैंक्विलिटी है बॉर्डर एरियाज पे, उसको बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। इंडिया और चाइना बोथ जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड में तो हम बिलीव करते हैं, लेकिन हमको ये भी रिकॉग्नाइज रखना चाहिए कि जो एशिया है उससे भी मल्टीपोलर होना चाहिए, उसमें भी कोई एक पावर जो है वो नहीं, पावरफुल नहीं होनी चाहिए, यूनिपोलर नहीं होना चाहिए। क्योंकि चाइना क्या चाहता है कि वर्ल्ड तो मल्टीपोलर रहे लेकिन एशिया जो है वो यूनिपोलर हो जाए, उसमें चाइना जो है वो प्री एमिनेंट पावर बन जाए, तो इंडिया इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट। और क्या बोला उन्होंने, और बोला कि चाइना को ये समझना होगा कि रिलेशंस जो हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब अगर आप मेरे लिए कुछ करोगे तभी मैं आपके लिए कुछ करूँगा, रेसिप्रोसिटी पर ही रिलेशंस चलते हैं, ठीक है। फिर एक दूसरे की, इसीलिए हमको एस्पिरेशंस को भूलना नहीं चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और डाइवर्जेंस और डिफरेंसेस हर रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन उसकी मैनेजमेंट करना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये एक वे फॉरवर्ड दिया है। ये आप पूरा देखो, आपको एक तरह से इस बार, क्योंकि चाइना और इंडिया के जो टाइज़ हैं वो न्यूज़ में चल रहे हैं, तो आपको मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पूरा एक तरह से आपको एक आंसर ही बना के दे दिया है, ठीक है। इसको आप देखो, बैकग्राउंड भी मिल गया आपको, क्या चेंज हुआ, डिफरेंसेस कहाँ पे, और वे फॉरवर्ड क्या है, और सारा का सारा इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने खुद बताया है। तो ये सारा का सारा जो है आपका एक रेडीमेड आंसर मिल गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कहा है कि इंडिया जो है वहाँ पर जो गोल्ड की डिमांड है वो पिछले 25 साल में सबसे कम स्तर पर पहुँच चुकी है 2020 में, ठीक है। तो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि कोविड का जो लॉकडाउन लगा उसकी वजह से, और जो गोल्ड के प्राइजेस अभी रिकॉर्ड हाई लेवल पर चले गए थे, उसकी वजह से जो है गोल्ड की प्राइस जो डिमांड है वो इंडिया में बहुत कम हो गई है, ठीक है। तो गोल्ड काउंसिल के बारे में देख लेते हैं, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में। वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लंदन में, ठीक है। एक मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये गोल्ड इंडस्ट्री की, जो कि प्रमोट करती है कि गोल्ड की डिमांड जो है वो मार्केटिंग, रिसर्च और लॉबिंग के थ्रू वर्ल्ड वाइड उसको प्रमोट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द पार्लियामेंट। तो आपको देखा कि कल जो है प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया है फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को 2021 ईयर के लिए। तो सबसे पहले सेशन को एड्रेस किया, तो इसके बारे में देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस क्या है। तो आर्टिकल 87 और आर्टिकल 86 और आर्टिकल 87 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है वो बात करता है प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। तो आर्टिकल 86 जो है वो राइट देता है प्रेसिडेंट को कि वो इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को या फिर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स को जो है वो एड्रेस कर सकते हैं। और आर्टिकल 87 उनके ऊपर ये ड्यूटी लगाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाता है कि उन्हें बोथ हाउसेज पार्लियामेंट को एड्रेस करना है, ठीक है। और कब कब एड्रेस करना होता है, एक तो ओपनिंग सेशन होता है जब भी कोई इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं हमारे लोकसभा के, तो उसके बाद जो सबसे पहला सेशन होगा उसको जो है हमारे प्रेसिडेंट वो एड्रेस करते हैं। दूसरा, और दूसरा क्या, कौन सा इंस्टेंस होता है, जब भी हर साल सबसे सबसे पहली बार जब जो पार्लियामेंट की सीटिंग होती है उसको भी जो है वो प्रेसिडेंट जो है एड्रेस करते हैं, बोथ जो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं। तो ये 2021 की सबसे पहली सीटिंग थी, तो इसलिए उसको एड्रेस किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ऐसे ही जब 2019 के बाद इलेक्शन हुए थे, तो उसके बाद चाहे वो जुलाई में आए सीटिंग, चाहे अगस्त में आए, चाहे कभी भी आए, तो जो सबसे पहली सीटिंग होगी पार्लियामेंट की उसको भी जो है प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। इसको, ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। अब याद रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, कोई कन्वेंशन या फिर ट्रेडिशन नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, उनके ऊपर ड्यूटी है। ये आर्टिकल 86 और 87 में आपने भी देखा कि 86 में उनका राइट है ये करना और 87 में उनकी ड्यूटी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है कि प्रेसिडेंट को या फिर जो गवर्नर है, ऐसे सिमिलरली जो प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, सिमिलरली गवर्नर के ऊपर भी ड्यूटीज़ हैं ऐसी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है ये, ठीक है, याद रखना। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं अब। जो प्रेसिडेंट एड्रेस है उसको हम कहाँ से ट्रेस कर सकते हैं, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था उसमें एक प्रोविज़न था कि जो गवर्नर जनरल है उनको लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है उसको एड्रेस करना है, ठीक है। अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या है, उस टाइम के लोअर हाउस और अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। तो उनको एड्रेस करते थे ये। लेकिन उसमें क्या प्रोविज़न था, उसमें ऐसा कोई लॉ नहीं था कि जॉइंट एड्रेस होगा, मतलब इन दोनों को जॉइंट एड्रेस करने का गवर्नर जनरल का कोई लॉ नहीं था। बट ऑफ कोर्स जो है गवर्नर जनरल जो है कई ओकेजन्स पर जो है इन दोनों को जॉइंटली भी एड्रेस करते थे, ठीक है। फिर यही जो लॉ है फिर जो यही ट्रेडिशन है इसको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने भी अडॉप्ट कर लिया जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ।
तो अब याद रखो कि 1947 से लेके 1950 तक कोई भी जॉइंट एड्रेस या फिर प्रेसिडेंट्स एड्रेस जो है वो नहीं हुआ, या फिर जो गवर्नर जनरल का एड्रेस जो नहीं हुआ। ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट एड्रेस तो नहीं हो सकता था, क्योंकि उस टाइम पर प्रेसिडेंट जो थे वो थे ही नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था। तो गवर्नर जनरल ही जो थे वही थे हमारे पास इंडिया में, तो उन्होंने एड्रेस नहीं किया था उस टाइम पर, ठीक है। फिर जब पार्लियामेंट आई मीन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, तो जो सबसे पहले प्रोविजनल पार्लियामेंट बनी, तो जो उस साल जो क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ने हर सेशन को एड्रेस किया। जैसे ही सेशन स्टार्ट होता था, जो 3 सेशंस होते हैं एक साल में, आपको पता है, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, तो तीनों सेशंस की शुरुआत में प्रेसिडेंट ने उस जो है वो पार्लियामेंट को एड्रेस किया। फिर जो स्पीकर थे जीवी मावलंकर जी, उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट राइट, इतना ज़्यादा मतलब प्रेसिडेंट एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1951 में इसको चेंज करके क्या किया कि ये 2 टाइम अब एड्रेस होने लग गया। कौन कौन से टाइम पे, जब भी हमने देखा था, ओपनिंग सेशन ऑफ न्यू लेजिस्लेचर आफ्टर जनरल इलेक्शन और एड्रेसिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेचर ईच ईयर, ठीक है। तो 1951 से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद से जो है प्रेसिडेंट एड्रेस जो है वो सिर्फ 2 मौक़ों पर होता है, ठीक है। एक तो इलेक्शन के बाद और एक हर साल के फर्स्ट सेशन में, ठीक है। अब कंटेंट कौन तैयार करता है स्पीच का, जो प्रेसिडेंट की स्पीच होती है उसको जो मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, वो स्पीच जो है एक तरह से उनको तैयार करके देती हैं और कंटेंट देती हैं, तो उसकी वजह से उससे ही जो है स्पीच तैयार होती है प्रेसिडेंट के एड्रेस की। और इसमें होता क्या है स्पीच में कि गवर्नमेंट कौन कौन से पॉलिसीज़ या प्रपोजल्स लेके आना चाहती है आने वाले टाइम में, जो है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, और पिछले साल क्या क्या अचीव किया है गवर्नमेंट ने उसके बारे में भी बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जॉय बांग्ला। अब जो वेस्ट बंगाल के बीजेपी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अक्यूज़ किया चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी को कि वो ग्रेटर बांग्लादेश, मतलब जॉय बांग्ला जो एक वर्ड है, वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, ग्रेटर बांग्लादेश, उस वो जॉय बांग्ला शब्द का यूज़ कर रही हैं अपनी पब्लिक मीटिंग्स में, जिसका मतलब है ग्रेटर बांग्लादेश की। मतलब उन्होंने ऐसा अक्यूज़ किया है ममता बनर्जी जी को कि जो ममता बनर्जी जी हैं वो एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की तरफ इशारा कर रही हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स ये एक पॉलिटिकल एक तरह से एक्विजिशन है, सो देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है एंड ऑल दैट, और इसका क्या हिस्ट्री है जॉय बांग्ला शब्द की, ठीक है। जॉय बांग्ला जो है वो एक विक्ट्री टू बंगाल है इसका मतलब, ठीक है। और ये एक नेशनल स्लोगन ऑफ बांग्लादेश है, ठीक है। इसकी रूट्स जो है वो 1922 में हमको मिलती हैं। जो जॉय बांग्ला शब्द है वो बंगाली पोएट थे एक बहुत फेमस, काजी नजरुल इस्लाम, उन्होंने अपनी पोएम पूर्ण अभिनंदन में ये शब्द का यूज़ किया था, ठीक है। 1922 में पोएम लिखी थी, और ये जो रेवोल्यूशनरीज थे बंगाल में उनके लिए जो है ये पोएम लिखी गई थी, ताकि वो कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट रिबेल कर सकें, और फॉरेन ऑपरेशन और एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जो है वो ये पोएम लिखी गई थी। फिर 1972 में ही जो है नज़रुल इस्लाम जी इतने फेमस थे बांग्लादेश में कि 1972 में उनको नेशनल पोएट ऑफ बांग्लादेश भी माना गया, ठीक है। अब जॉय बांग्ला शब्द का बांग्लादेश में जो है वो क्या रेलेवेंस है, 1971 में जॉय बांग्ला जो शब्द है वो वॉर क्राई बन गया मुक्ति बाहिनी का। मुक्ति बाहिनी आपको पता है ना, गरेला मूवमेंट थी जो बांग्लादेश की मिलिट्री और सिविलियन फोर्सेस जो मिलकर जो है ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट लड़ रही थी मुक्ति बाहिनी बन के, ठीक है। तो उनका जो एक वॉर क्राई था वो यही था, जॉय बांग्ला, ठीक है। फिर जॉय बांग्ला जो है वो नेशनल स्लोगन भी बना दिया गया कंट्री का जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, ठीक है। उसके बाद कुछ पीरियड के लिए जो है वो इसको हटा भी दिया गया था इस नेशनल स्लोगन को, बट ऑफ कोर्स अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले जो हाई कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने इसको रीइंस्टेट किया और कहा है कि जॉय बांग्ला जो है वही हमारा नेशनल स्लोगन है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डूम्सडे क्लॉक। तो डूम्सडे क्लॉक है जो उसको उसके बारे में न्यूज़ में आया है कि अभी वो जो कि अब पहले देखते हैं कि डूम्सडे क्लॉक है क्या, ठीक है। डूम्सडे क्लॉक हमारी को बताती है कि हम बर्बादी से, दुनिया बर्बादी से कितनी दूर रह गई है, ठीक है। तो ये एक तरह से विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि इंडिया जो वर्ल्ड है वो वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज या न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर से, ठीक है। तो डूम्सडे क्लॉक किसने बनाई है, तो बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के कुछ स्टूडेंट्स ने 1945 में जिसको फाउंड किया था, और उन्होंने इसको डूम्सडे क्लॉक को बनाया था। और ये सिंबॉलिक है बताने के लिए कि हाउ क्लोज द वर्ल्ड इज़ टू अ पॉसिबल एपोकलिप्स, ठीक है।
1947 में जब ये सबसे पहली बार ये क्लॉक बनाई गई, तो इसमें दिखाया गया कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके थ्रेट से, जो उनका थ्रेट है वर्ल्ड को, उस थ्रेट से हमारी जो अर्थ है वो कितनी दूर रह गई है, कितने टाइम दूर रह गई है। ठीक है, तो ये जस्ट सिंबॉलिक है, ऑफ कोर्स ऐसा असल में नहीं है कि 20 मिनट दूर है या 40 मिनट दूर है, जितना भी टाइम दिखा रहे होते हैं वो, ये एक तरह से लोगों को चौकन्ना रहने के लिए बोल रहे हैं, एक तरह से लोगों को दिखा रहे हैं कि यस, देर दीज आर द थ्रेट्स एंड वी आर सो क्लोज टू दिस एपोकलिप्टिक इवेंट। ठीक है, अब पहले तो सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स का थ्रेट दिखाया जाता था इस क्लॉक में, लेकिन अब न्यू थ्रेट्स जो हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती गई, जैसे हम न्यू टाइम में आते गए हैं, तो क्लाइमेट चेंज और जो डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको भी इंक्लूड कर लिया गया कि इससे भी हमारी जो है अर्थ को एपोकलिप्टिक थ्रेट है। ठीक है, ओरिजिनली जो क्लॉक थी उसमें टाइम जो है वो दिखाया जा रहा था कि जो एक तरह से 12 क्लॉक, मतलब 12 बजने जो बात है, कि जो 12 बजे जो है वो एपोकलिप्स आना है, तो 12 बजने में सिर्फ 7 मिनट रह गए हैं, और जो है एपोकलिप्स के मतलब एक तरह से 7 मिनट रह गए हैं, तो वी हैव टू टेक सम एक्शन। ठीक है, और जब ये जो क्लॉक है ये आगे पीछे होती रहती है, जो सबसे दूर ये कब गई थी, 17 मिनट का टाइम इसने दिखाया था कि 17 मिनट रह गए हैं एपोकलिप्स में। तो ये कोल्ड वॉर जब एंड हुई थी 1991 में, जब सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेट हुआ था, तब सबसे सेफ जो है इस क्लॉक ने वर्ल्ड को दिखाया था कि तब हम 17 मिनट्स जो है एपोकलिप्स से दूर थे। ठीक है, अब जो आज की सिचुएशन है उसमें हम सिर्फ 100 सेकेंड्स दूर रह गए हैं मिडनाइट से, मतलब एपोकलिप्स से सिर्फ हम 100 सेकेंड्स दूर रह गए हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन है कि अब जो है वो डूम्सडे के सबसे करीब आई है क्लॉक पूरी हिस्ट्री में, उसकी पूरी हिस्ट्री में 1947 से लेके आज तक सबसे क्लोज जो है वो डूम्सडे के जो अर्थ, हमारी जो वर्ल्ड है वो आप इस टाइम पर आया है। ठीक है, क्यों आया है? क्लाइमेट चेंज की जो कंडीशंस है उसकी वजह से, साइबर बेस्ड डिसइंफॉर्मेशन जो चल रही है उसकी वजह से, और न्यूक्लियर रिस्क की वजह से। ठीक है, और वो क्या कह रहे हैं इसमें, जो डूम्सडे के जो द बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत सी आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ हैं, लेकिन जो लीडर्स हैं वो उसको मानने को तैयार नहीं है, वो उसको अंडरमाइन करते हैं, इसलिए जो है देयर इज़ अ थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर ऑन अर्थ। ठीक है, और न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट है। दूसरा वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए भी इतना सीरियस नहीं दिख रही हैं, तो बिकॉज ऑफ दीज टू थ्रेट्स, एक न्यूक्लियर थ्रेट और क्लाइमेट चेंज के थ्रेट की वजह से, हमारी जो वर्ल्ड है वो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा क्लोज है डूम्सडे के लिए। ठीक है, मतलब एक एपोकलिप्टिक इवेंट के लिए सबसे क्लोज है। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे, इसके ऊपर आप MCQs कर लेना। वील मीट नेक्स्ट टाइम ऑन मंडे मॉर्निंग मिलेंगे, देर विल बी नो क्लास टुमारो एज यू नो, so we'll meet on Monday. Until then, goodbye and take care.